कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोगों को दो कंडक्टिंग स्फेयर दिया हुआ है, ठीक है। और ये दो कंडक्टिंग स्फेयर लेके एक सिस्टम माना गया है, ठीक है। अब इस सिस्टम में चार्ज देना है, ठीक है। पहले ही डिस्कस हो चुका है कि चार्ज जो देना है वो दो तरह से देना है। एक एट कांस्टेंट पोटेंशियल पे देना है, जो कल के क्लास में हम लोग सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़े। और एक डिफरेंट पोटेंशियल पे देना है, मतलब दोनों बॉडी का अलग अलग पोटेंशियल है, ठीक है। इस कंडीशन में देना है। कैसे किया जाए, लास्ट क्लास में हम लोग देखे कि जब दोनों स्फेयर को हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए और इस कॉम्बिनेशन में क्यू अमाउंट का चार्ज दिए, तो ये Q1 लिया और ये Q2 लिया। इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस क्या था, C2 था। और हम लोग सारा का सारा रिलेशन एंड कॉन्सेप्ट पढ़े। तो हम लोगों को जो मेन मेन पॉइंट मिला वो मिला Q1/Q2 हम लोगों को मिला कि मतलब पहले पे चार्ज डिवाइडेड बाय दूसरा स्क्वायर पे जितना चार्ज आ रहा है वो मिला C1/C2, जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। ऑब्वियसली जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा आएगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पर चार्ज कम आएगा। इक्वल टू मिला R1/R2, राइट। ऑब्वियसली क्योंकि कंडक्टिंग स्फेयर है, जिस कंडक्टिंग स्फेयर का रेडियस बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस बड़ा होगा, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा आएगा। तो ये पहला रिलेशन हम लोगों को मिला। और दूसरा रिलेशन ये मिला कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इन कंडक्टिंग स्फेयर 1 डिवाइडेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर सेकेंड बॉडी इक्वल टू हम लोगों को मिला R2/R1। और ये चीज़ हम लोगों को समझ में आया यहाँ से कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R फॉर ए कंडक्टिंग स्फेयर। समझ में आया? तो यहाँ तक तो डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि आज की क्लास में जो होने वाला है, दो बॉडी का एक सिस्टम माने हैं, ठीक है। दो स्फेयर का एक सिस्टम माने हैं। अब इस सिस्टम में चार्ज देना है, अलग अलग पोटेंशियल पे देना है। इसका मतलब क्या, इस पे अलग से आप Q1 दे दो और इस पे अलग से Q2 दे दो। इसका कैपेसिटेंस कुछ होगा C1, इसका कैपेसिटेंस पहले से कुछ होगा C2, राइट। कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही एक कंडक्टिंग स्फेयर बनेगा या कोई भी कैपेसिटर आप बनाओगे उस पर स्टैंप लग जाता है कि इसका कैपेसिटेंस इतना है, वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उस पर चार्ज दो, पोटेंशियल इंक्रीज कराओ, चार्ज घटाओ, चार्ज बढ़ाओ, कुछ भी करो, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल राइज किया होगा। सो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1/C1। और V2 इक्वल टू क्या होगा, Q2/C2, राइट। तो ये सारी चीज हम लोगों को पता है। आज की क्लास में करना क्या है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में अलग अलग से चार्ज देने की वजह से दोनों का पोटेंशियल अलग अलग से है, नो डाउट। अब अगर इस दोनों को बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक पतला सा कंडक्टिंग वायर से अगर कनेक्ट कर दिया जाए, तब क्या होगा, ऑब्वियसली हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कुछ चार्ज मूव कर जाएगा, राइट। और कब तक मूव करेगा, जब तक कि इस बॉडी का पोटेंशियल और इस बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, राइट। और इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, सेम पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का पहला टारगेट तो ये होगा कि इस पूरे के पूरे कंडीशन में V का वैल्यू क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, ये चीज फाइंड आउट करना, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, ये चीज फाइंड आउट करना, ये हम लोगों का पहला टारगेट है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं। तो सेकंड वाला स्टार्ट कर रहे हैं। टू कंडक्टर्स इनिशियली एट डिफरेंट पोटेंशियल। दो कंडक्टर्स है, इनिशियली क्या है, डिफरेंट पोटेंशियल पे है। जो सारा कॉन्सेप्ट बताया कि दो कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है। इस पे अगर अलग से Q1 चार्ज दिया और इस पे अगर Q2 चार्ज दिए, तो ऑब्वियसली इस पे पोटेंशियल कितना आएगा और इस पे पोटेंशियल कितना आएगा, ये देख सकते हैं। V1 हो जाएगा Q1/C1 और V2 हो जाएगा Q2/C2। यहाँ से Q1 चार्ज मिलेगा, Q1 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। Q1 क्या होगा, C1V1, और Q2 क्या होगा, C2V2, ठीक है। अगर टोटल चार्ज पूछा जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, तो आप बता सकते हैं ऑब्वियसली Q1 + Q2, राइट। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल चार्ज ऑफ द टू कंडक्टर्स। टोटल चार्ज कितना है, ऑब्वियसली Q1 + Q2, और Q1 का वैल्यू क्या है, C1V1, तो Q2 का वैल्यू है C2V2, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिए, तो ये टोटल चार्ज है। इसे एक साइड में रखते हैं, ठीक है।
इसका आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ एजम्पशन हम लोगों को लेना है। मान लिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है, ठीक है। पहले कंडक्टर पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो दूसरे कंडक्टर के पोटेंशियल से ज्यादा है, ठीक है। सो नाउ सपोज टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, और हम लोग ये एज्यूम किए V1 इज ग्रेटर देन V2, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ऑब्वियसली पहला बॉडी से दूसरा बॉडी की तरफ कुछ चार्ज फ्लो होने लगेगा। आप लोग सोच ही सकते हैं क्यों फ्लो होगा, क्योंकि V1 इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल V2 है, और V1 इज ग्रेटर देन V2 है, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों सेम पोटेंशियल एक्वायर ना कर ले, ठीक है। और वो सेम पोटेंशियल को क्या मानेंगे? लेट वी बी द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन। मतलब कनेक्शन के बाद चार्ज इधर से उधर गया और फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। हम लोग मान लिए कि वो कॉमन पोटेंशियल क्या है? वी है, ठीक है। अगर ये बात ट्रू है तो ये होगा, देखिए, ड्यूरिंग दिस फ्लो ऑफ चार्ज टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अग्री? क्योंकि चार्ज अगर फ्लो भी कर रहा है इस कंडक्टिंग वायर से तो ऑब्वियसली कुछ चार्ज, मान लिया यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 था, तो यहाँ से यहाँ कुछ चार्ज चला गया, ठीक है। तो यहाँ का और यहाँ पे नेट चार्ज जो था पहले और बाद में ऑब्वियसली 15 ही रहेगा। कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ चल गया ताकि पोटेंशियल सेम हो जाए, लेकिन नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो बिफोर कनेक्शन जो टोटल क्यू था, ठीक है, कितना था टोटल क्यू? हम लोगों को पता है ना, C1V1 प्लस C2V2, अभी जस्ट फाइंड आउट किया। आफ्टर कनेक्शन कितना हो जाएगा? आप खुद सोचिए। अब पोटेंशियल क्या है? इसका V है, इसका भी V है, इसका C1 था और इसका C2 था, तो अब चार्ज C1V हो जाएगा इसके पास और C2V हो जाएगा इसके पास। तो अब चार्ज कितना हो जाएगा? C1V प्लस C2V, ठीक है। तो पहले बिफोर कनेक्शन नेट चार्ज क्या था? C1V1 प्लस C2V2। आफ्टर कनेक्शन नेट चार्ज क्या हो जाएगा? पोटेंशियल तो V हो चुका है, ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? CV होता है, तो ऑब्वियसली C1V प्लस C2V। ये समझ में आ रहा है? आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, तो दोनों के लिए V लेंगे, राइट, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो हम लोगों का टारगेट ये था कि कॉमन पोटेंशियल सबसे पहले फाइंड आउट करना, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया? यहाँ से V कॉमन होगा, C1 C2 इधर डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा? V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। फॉर्मूला कुछ तो सेंटर ऑफ मास के एनालोगस है, जहाँ पे हम लोग जानते थे x इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इस टाइप का फॉर्मूला आप देख चुके हो, राइट। जब x लेंगे तो ऑब्वियसली नीचे मास से डिवाइड होगा, तभी तो यूनिट x का आएगा, राइट। सो उसी टाइप से पोटेंशियल इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसका मतलब अगर दो बॉडी का स्पेसिफिकेशन दिया रहा है, ठीक है, मतलब इसका कैपेसिटेंस कुछ है और इस पे पोटेंशियल कुछ है, इसका कैपेसिटेंस कुछ है, इस पे पोटेंशियल कुछ है, ठीक है। जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, ये आप लोग इस फॉर्मूला से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? काफी इजी, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यूज दे के इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कराने का जरूरत है, क्योंकि इजीली जस्ट आप फॉर्मूला पुट करोगे और फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कॉमन पोटेंशियल पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अब एक स्टेप आपको पीछे ले जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जस्ट ये देखो कि दे देगा दो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस दे देगा 1 मीटर और इसका रेडियस दे देगा 2 मीटर, ओके। इस पे पोटेंशियल बता देगा, पोटेंशियल आपको दे देगा यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे 6 वोल्ट है, ठीक है। और बोलेगा कि जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जब इन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा? कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो क्या लगता है आप कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला तो यही है कॉमन पोटेंशियल का, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये क्वेश्चन में कैसे आप सॉल्व करोगे? थोड़ा सा एक सेकंड सोचो। तो दोबारा क्वेश्चन बताइएगा एक बार। दो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है पहला का और दूसरा का 2 मीटर है, ठीक है। और पहले पे जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट का है और दूसरे पे पोटेंशियल जो है वो 6 वोल्ट का है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि दोनों को अगर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए ऐसे, तो
कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। ऑब्वियसली जो हायर पोटेंशियल ये है, यहाँ से कुछ चार्ज इधर चल जाएगा, राइट, और इधर से जब चार्ज निकलने लगेगा तो इसका पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। कब तक ये काम चलता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, राइट, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल सेम होगा उसे कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे, और वो कॉमन पोटेंशियल कितना, ये क्वेश्चन। तो अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से देखो तो फॉर्मूला में सी का जिक्र है, राइट। तो एक स्टेप जस्ट जो मैंने कहा कि आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दिया हुआ है, आपको एक स्टेप पीछे लेके गया है, ठीक है, आपको वो स्टेप पे चलना होगा और फाइनली उस स्टेप को ओवरकम करके आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले C1 और C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। और C1 का वैल्यू आपको पता है, स्क्वायर के लिए क्या होता है, 4πε0 R होता है, ठीक है। तो इसके लिए R का वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसका वैल्यू लिए R का वैल्यू 2 पुट करेंगे, और फाइनली C1 C2 मिल जाएगा, V1 V2 दिया हुआ है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। एग्जाम में कभी भी ये नहीं करना कि अच्छा ये 2 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, शायद एवरेज होगा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 वोल्ट, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में 4 वोल्ट हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आंसर 4 वोल्ट हो, ठीक है, एवरेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर सी अलग। की वैल्यू डायरेक्ट, सर सी की वैल्यू डायरेक्ट 1 2 ले सकते हैं? हाँ, सीजीएस में ले सकते हैं, ऑब्वियसली 1 2 ले सकते हैं, सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। और सीजीएस में ओके करो या एसआई में करो, अगर 4πε0 का वैल्यू आप नहीं भी पुट करोगे तो आप खुद सोचो, C1 के लिए भी 4πε0 है, इसके लिए भी 4πε0 है, और यहाँ नीचे भी ऐड होके है, ठीक है। सो चारों से ऊपर भी 4πε0 और नीचे भी 4πε0 कट हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल कर यस सकते सर, हैं, इजी। यस तो इस टाइप का क्वेश्चन 14/3 आप मेरा आंसर। ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं कर रहा, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये 6 वोल्ट है ना, ये मत करना कि एवरेज निकाल दे, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सिंपली पोटेंशियल एवरेज नहीं होता है, पोटेंशियल डिपेंड करता है ना, पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है कौन कितना चार्ज लिया, मतलब कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए रिलेशन में देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है V कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू V1 + V2/2, क्या ये रिलेशन है? नो, ये रिलेशन तो नहीं है। कॉमन पोटेंशियल का रिलेशन किस पे है? कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है कॉमन पोटेंशियल, राइट, ये है रिलेशन। क्लियर है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्कूल एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल फॉर टू कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है, तो ये डेरिवेशन कर लोगे। एक बार सर फिर से मैं ओवरव्यू कर दे रहा हूँ किस तरह से डिराइव करना है, बताइए। सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉमन पोटेंशियल का, हम्म। अगर हम इसमें ऊपर न्यूमरेटर में से अगर C1 प्लस C2 को अगर हम कॉमन C1 और C2 को अलग करें और फिर V1 V2 को अलग लिखें, जैसे कि C1 प्लस C2 ब्रैकेट फिर V1 प्लस V2, तो C1 और C2 नीचे भी और ऊपर दोनों में कैंसिल हो जाएगा ना, तब तो हम V1 प्लस V2 लिख ही सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या ये बायो के? बायो क्या का आवाज़ से नहीं समझ में आ रहा है, आप अपना नाम बताइए। रोशान बोल रहा हूँ, बायो का स्टूडेंट। ओके, सी, ये जो चीज़ है, एक सेकेंड, हाँ, C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, ओके। आप सोच रहे हैं कि इससे C1 + C2 कॉमन ले ले, लेकिन इससे C1 + C2 कैसे कॉमन लेंगे, ये मैं दुविधा में हूँ। थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या C1 + C2 ऊपर कॉमन लिया जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। हाँ सर, नहीं, सॉरी वो नहीं लिया गया। ठीक है, ये प्लस में है, ओके, होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए कॉमन पोटेंशियल पे आ चुका है, तो हम लोग के पास कुछ डेटा है, ठीक है, जैसे कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। अब क्योंकि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो चुका है तो इसका पोटेंशियल V होगा, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, और C1 V इस पे चार्ज होगा और इस पे C2 V अमाउंट का चार्ज होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, ये हम लोग चार्ज इस पे कितना आया और इस पे कितना आया, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनली, इस पे कितना चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है, ठीक है। जैसे कि इस पे चार्ज कितना है, Q1 = C1V और Q2 = C2V, राइट, Q1 = C1V और Q2 = C2V, ठीक है। अगर आप एक बार कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू पता कर चुके हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल को पहला का कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले पे चार्ज मिल जाएगा, उसी तरह से कॉमन पोटेंशियल को
दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर के कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे पे चार्ज मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे फाइंड आउट किया गया, पहला और दूसरा पे चार्ज कॉमन पोटेंशियल के फॉर्म में कितना होगा। पहला तो C1 V होगा और C2 V होगा, ठीक है। दूसरे पे अब V का वैल्यू अगर पुट करें तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ऊपर वाला एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखिए, C1 V1 प्लस C2 V2, ये तो Q के बराबर है। और Q क्या है असल में, नेट चार्ज जितना सिस्टम को दिया गया था। तो एक तरह से ये, ठीक है, एक तरह से क्या मिल रहा है, ये क्लियर है। C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू Q, और इसका क्या हो जाएगा C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू Q। अब इस टाइप का सवाल बहुत फेमस है, ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। देखिए ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है ना, हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ पूछ सकता है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ के चलिए, हर एक सवाल आपका सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। सारा का सारा सवाल तो कॉन्सेप्ट से ही बन सकता है। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है, कि एक सिस्टम माना गया है जिसमें दो कंडक्टिंग स्फीयर है। पहले का कैपेसिटेंस मान लिया 2 माइक्रोफैराड है और दूसरे का कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब इस सिस्टम को कितना चार्ज दिया गया है पता है। इस सिस्टम को दिया गया है, मान लिया कि 20 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो ये कितना चार्ज लेगा और ये कितना चार्ज लेगा। ऑब्वियसली अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि Q1 इक्वल टू C1 बाय, देखिए Q1 इक्वल टू अपना कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय नेट कैपेसिटेंस इनटू नेट चार्ज। तो अपना कैपेसिटेंस क्या है Q1 अगर फाइंड आउट आपको करना है, तो 2 डिवाइडेड बाय नेट कैपेसिटेंस क्या है 2 प्लस 4 कितना है 6 इंटू चार्ज कितना है 20। सो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली Q1 इक्वल टू कितना होगा, अच्छा माइक्रो रहेगा तो 6, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 20/3 ये लिया, ठीक है। पहला चार्ज कितना लिया 20/3, ठीक है। तो दूसरा कितना लेगा आप खुद सोचिए। आप फिर या तो ये फॉर्मूला सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपली 20 में से ये पहला जितना लिया उतना को माइनस कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 20 माइनस इतना, देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 20 माइनस 20/3 कितना आ जाएगा 60 माइनस 20/3 एंड में 40/3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो पहले पे कितना चार्ज है और दूसरे पे कितना चार्ज है, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, Q1 इक्वल टू C1V और Q2 इक्वल टू C2V। इससे एक टाइप का सवाल बनेगा, ठीक है। फिर अगेन Q1 इक्वल टू C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू V, और Q2 इक्वल टू C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू, सॉरी यहाँ भी नहीं है Q है और यहाँ Q। तो इससे एक दूसरा टाइप का सवाल बनेगा। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये जो आपने Q1 और Q2 का लास्ट में फॉर्मूला लिखा है या ये वाला, इसमें लास्ट स्टेप ये कैसे आया, डिराइव कैसे हुआ है लास्ट वाला? अच्छा ये वाला ना, यस सर। आप देखिए ये चीज क्या है C1 V1 प्लस C2 V2, स्टार्टिंग में बताया ये नेट चार्ज है ना Q। यस सर। तो जस्ट इसका जगह में Q पुट कर दिया, ये Q रह दिया, बाकी तो यहाँ तो था ही, ये C1 बाय C1 प्लस C2 ये तो था ही। क्लियर है। ओके। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस चीज का, ठीक है। आप लोग तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना। अच्छा ये चार्ज कब है पता है, जब दोनों को कनेक्ट किए, ठीक है। यहाँ देखिए, आफ्टर कनेक्शन इफ A एंड B कंटेन्स चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कनेक्शन के बाद, कनेक्शन के बाद का है, ठीक है। और कनेक्शन से पहला की तो आप निकाल ही चुके हो, राइट। Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2, ठीक है। ये तो कनेक्शन से पहले है, कनेक्शन के बाद का ये चार्ज है कि ये इतना लेगा ये इतना लेगा। इसका मतलब आपने ये भी माना था कि V1 है ये और ये V2 है, ऑब्वियसली V1 इज ग्रेटर देन V2 आपने एज्यूम कर रखा है। इसका मतलब कुछ चार्ज A से निकल के B में जाएगा। अब हम लोगों का टारगेट है कि कितना चार्ज A से निकला, मतलब A कितना चार्ज लॉस्ट किया, ठीक है, और B कितना चार्ज गेन किया। ये हम लोग अलग अलग से फाइंड आउट करेंगे, और हम लोग प्रूफ करेंगे ये कि A ने जितना चार्ज लूज किया B ने उतना ही चार्ज गेन किया। दैट मीन्स चार्ज लॉस्ट इक्वल टू चार्ज गेन। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है प्रूफ दैट चार्ज लॉस्ट, मतलब ये पूरा का पूरा कंडीशन दे देगा और डायरेक्ट बोलेगा प्रूफ दैट चार्ज लॉस्ट बाय फर्स्ट कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय सेकंड कंडक्टर, ठीक है।
ये चीज पूछता है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट ये चीज पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए देखिए कि हम लोग जो एजम्पशन लिए है, ये देखिए हम लोग एजम्पशन क्या लिए है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। मतलब इसका पोटेंशियल इनिशियली स्टार्टिंग में, ठीक है, जब जस्ट हम लोग चार्ज दिए है, इस पे चार्ज देने की वजह से इसका पोटेंशियल V1 हुआ, और इस पे चार्ज Q2 देने की वजह से इसका पोटेंशियल V2 हुआ। तो हम लोग इस कंडीशन में माने V1 इज ग्रेटर देन V2, और इस कंडीशन पे हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से इस दोनों कंडक्टर को जोड़ दिए, ठीक है। अब जोड़ने के बाद ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल ज्यादा था, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो कुछ चार्ज यहाँ से ए से बी की तरफ चला गया, ठीक है। तो चार्ज लॉस्ट बाय ए कितना होगा? अगर थोड़ा सा लॉजिक आप यूज करो तो यहाँ पे ही बता दोगे। पहले चार्ज कितना था? C1 V1। अब चार्ज कितना है? C1 कॉमन पोटेंशियल V। तो चार्ज लूज कितना हुआ? माइनस कर देंगे। इजी ना? सोचिए, पहले इनिशियली कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं किए थे, जस्ट Q1 चार्ज दिए थे, तो Q1 इक्वल टू C1 V1 लिख रहे थे ना। अब जब कनेक्ट कर दिए तो C1 V1 लिखना पड़ेगा या V लिखना होगा? ऑब्वियसली V लिखना होगा, राइट। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो चार्ज लूज हुआ है, राइट। राइट। तो चार्ज लॉस्ट कितना हुआ? C1 V1 माइनस C1 V, ठीक है। ये इतना अमाउंट का चार्ज लॉस हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये चार्ज गेन कितना हुआ, तो यहाँ पे ही देख लीजिए गेन कितना हुआ, कैसे निकालिएगा? गेन कितना हुआ कैसे निकालिएगा? इसके पास पहले चार्ज कितना था? C1 V, सॉरी C2 V2, और अब चार्ज कितना है? C2 V। तो कौन सा चार्ज ज्यादा है? कुछ चार्ज लेने के बाद ये बना है, मतलब इतना माइनस C2 V2। मतलब चार्ज गेन लिखने के लिए आपको लिखना होगा C2 V माइनस C2 V2। चलिए एक एक करते हैं, एक एक करके समझते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हम लोग मान रहे हैं कि इससे Q1 डैश अमाउंट का चार्ज इधर चला गया, A टू B में चला गया, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि पहले चार्ज इस पे ए का बात करें, ठीक है। अभी जस्ट ए का बात करें कि ए से कितना चार्ज गया, तो गया ये निकालने से पहले हम लोग जानते हैं कि बिफोर कनेक्टिंग द वायर इस पे चार्ज कितना था? Q1 कितना था? C1 V1, राइट। Q1 कितना था? C1 V1, ये था Q1, ठीक है। आफ्टर कनेक्टिंग द वायर Q1 कितना है? आप खुद सोचो, अभी जस्ट फाइंड आउट किए। C1 V, पोटेंशियल V हो गया, ठीक है। तो पहले ये चार्ज था, अब कुछ चार्ज भाग चुका है यहाँ से, अब ये चार्ज है, कौन सा ज्यादा है चार्ज? ऑब्वियसली ये चार्ज ज्यादा है ना, और इससे कुछ चार्ज निकल चुका है, फाइनली ये चार्ज बचा है। तो कितना निकला है? थोड़ा सा लॉजिक का बस जरूरत है, थोड़ा सा। पहले इतना था, कुछ चार्ज निकलने के बाद अब इतना बचा, मतलब बिफोर कनेक्शन Q1 का वैल्यू ये था, आफ्टर कनेक्शन Q1 का वैल्यू ये है। तो चार्ज कितना लॉस्ट हुआ? ऑब्वियसली इतना बिफोर माइनस माइनस इतना। आफ्टर। तो यही चार्ज लॉस्ट बाय ए कितना हो जाएगा? C1 V1 माइनस C1 V, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से आप रिपीट करने बोलिएगा, देख लीजिए अच्छे से। C1 V1 माइनस C1 V, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ करना नहीं है, C1 कॉमन हो जाएगा, V1 माइनस D होगा, और V का वैल्यू, C क्या है? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू रट लेने, मैंने कहा आपको रट लेना, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। ये चीज को याद रहना चाहिए हमेशा। तो ये चीज यहाँ पे पुट कर दिए, कॉमन पोटेंशियल V का वैल्यू। अब क्या किया है? ऑब्वियसली ये एलसीएम होगा, उसके बाद कैलकुलेशन होगा, और फाइनली ये आंसर आएगा, ठीक है। आप नोट्स में जब लिखिएगा तो ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको ये एलसीएम लेना है, उसके बाद V1 मल्टीप्लाई होगा, कुछ कैंसिल आउट होगा, उसके बाद कॉमन होगा, एंड फाइनली ये आएगा, ठीक है। इसलिए ये कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। इतना ही आ रहा है कि नहीं, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो चार्ज लॉस्ट बाय ए कितना मिला? ये देखिए, C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। मैं जानना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है मतलब सही में कुछ लॉस्ट हुआ है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ठीक है, इसका मतलब हमने जो माना उसका उल्टा, राइट। हमने तो माना है कि चार्ज लॉस्ट हुआ है, ठीक है। तो लॉस्ट होने के कारण
अगर हुआ है सही में तो ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव हो जाए तो हमने जो माना है उस चीज का उल्टा, ठीक है। आंसर सही रहेगा, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक वेक्टर। तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, कौन बताएगा? ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। और इसका तर्क क्या दोगे आप? सर पोटेंशियल। यस, यहाँ से, क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन V2, राइट। क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 माइनस V2 विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और C1 C2 ये सारा चीज तो सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है, राइट। कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि V1 माइनस V2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब हमने सही एज्यूम किया है कि हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज गया, ठीक है। और कितना चार्ज गया, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा, न्यूमेरिकल में पूछ देगा, सारा वैल्यूज दिया हुआ है कैपेसिटेंस का और पोटेंशियल का दोनों का। पूछेगा कि कंडक्टिंग वायर को जब हमने ऐड किया, ठीक है, जब दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, तो पहले से दूसरे में कितना अमाउंट का चार्ज गया, कितना चार्ज गया। तो कैसे बताइएगा? ये फॉर्मूला अगर याद रहे बहुत अच्छा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट याद रखो कि पहले चार्ज था C1V1, अब चार्ज कनेक्ट करने के बाद C1V, और V का वैल्यू हम लोगों को पता है, कॉमन पोटेंशियल C1V1 माइनस C1V, और कैलकुलेशन करने के बाद ये है। तो या तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो या ये फॉर्मूला याद रखो Q1 डैश का, ठीक है। क्लियर है? लेकिन बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल इससे आने का कम ही चांस है, ठीक है। इतना भारी भरकम फॉर्मूला से नहीं देते, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, जस्ट आपसे एक डेरिवेशन पूछेगा कि आपको प्रूफ करना है कि इससे जितना चार्ज इस पे गया, मतलब इससे जितना चार्ज लॉस्ट हुआ, इस पे उतना ही चार्ज गेन हुआ, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो लॉस्ट का वैल्यू तो हम लोगों को मिल गया। किसी तरह से अगर गेन का वैल्यू भी इतना ही आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस चार्ज लॉस्ट बाय ए इक्वल टू चार्ज गेन बाय बी। तो क्या हम लोग इतना आसानी से जो निकाल लिए चार्ज लॉस्ट बाय ए जस्ट ये कॉन्सेप्ट से, उसी तरह से हम लोग चार्ज गेन बाय बी नहीं निकाल सकते? देखते हैं। बी के पास पहले चार्ज था C1V1, सॉरी बी है ना, तो C2V2, ठीक है। चार्ज कितना था? C2V2। अब कंडक्टिंग वायर से जब कनेक्ट कर दिए तो अब चार्ज कितना हुआ? कुछ ना कुछ चार्ज ये लिया है, और हम लोग को पता है कितना चार्ज लिया है। एक तरह से ये लॉस किया है, अंदर ही अंदर हम लोगों को पता है कि इतना अमाउंट का लिया होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक पल के लिए भूल जाएंगे कि नहीं पता, कुछ चार्ज लिया है, और फाइनली इसका चार्ज हो गया C2V। तो कितना चार्ज लिया है ये कैसे पता चलेगा? क्या हम लोग C2V2 में C2V को माइनस करें, या C2V से C2V2 को माइनस करें? क्या इसको इससे माइनस करें या इसको इससे माइनस करें? आप लोग खुद सोचो, C2V2 को माइनस करें C2V से। सोचिए। पहले चार्ज ये था, ठीक है, मान लिया पहले 10 था, अब कुछ चार्ज लेने के बाद ये बना, मान लिया 12 बना। तो हम लोग 10 में 12 घटाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि कितना लिया, या 12 में 10 घटाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि कितना लिया। बताइए। सोच पा रहे हैं ना? ऑब्वियसली फाइनल में से जब इनिशियल को घटाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि उसको कितना मिला था, ठीक है। ये जस्ट लाइक जब आपने क्लास 7-8 में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ा था आपने? जब लॉस का बात आता है, ठीक है, तो आप लोग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं, राइट। मतलब इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे जो किए लॉस्ट, दिखाई दे रहा है। इनिशियली C1V1 था, फाइनली C1V हुआ है, तो लॉस हुआ है तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। और प्रॉफिट का जब बात आता था, पढ़े है कि नहीं मैथ्स? इतना मैथ्स तो पढ़े होंगे। प्रॉफिट प्रॉफिट का जब बात आता था तो आप बोलते थे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो वही यहाँ पे गेन का जब बात आएगा, प्रॉफिट, ठीक है,
फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब C2V माइनस C2V2 करेंगे, ठीक है। अगेन C2 कॉमन होगा, V माइनस V2 होगा, और V का वैल्यू हम लोग कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू पता है हम लोगों को, और ये पुट कर देंगे, एलसीएम लेंगे और फाइनली कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? देख के बताइए। यस सर। दैट मीन्स चार्ज लॉस्ट बाय A इक्वल टू चार्ज गेन बाय B। ऐसे आप लोगों को प्रूफ करना है। क्या 3 मार्क्स के लिए आप लोग इतना मेहनत कर पाओगे? ये चीज यहाँ से जस्ट इतना, हाँ कर लोगे ना? सिर्फ कैलकुलेशन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कब इनिशियल माइनस फाइनल होगा, कब फाइनल माइनस इनिशियल होगा। अगर भूल जाओ तो क्लास 7-8 का कॉन्सेप्ट उठा लेना मैथ्स का, कि लॉस होता है तो आप इनिशियल माइनस फाइनल मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देते, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, कोई बता पाएगा? अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आएगा? हाँ, लॉस का टाइम में भी अगर हम लोग सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस कर दे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो नेगेटिव में होगा चार्ज, नेगेटिव हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। जो कि पॉसिबल नहीं है, इलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो जैसा कि मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, कल के क्लास में बता रहा था कि आप जब ये कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, आप जब ये कनेक्ट करते हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में। क्यों लॉस होता होगा आप खुद सोचो, कि दो बॉडी है, दोनों को अगर कनेक्ट कर दे, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, मतलब इससे कुछ चार्ज इधर निकल के आने लगेगा और इस पे जाने लगेगा, ठीक है, कुछ चार्ज ऐसे इस पे आने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो एनर्जी यूज होगा, राइट, कुछ ना कुछ तो एनर्जी यूज होगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस पे। वो जो एनर्जी यूज होगा वो कहाँ जाएगा? कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस्ट होगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, और वो लॉस इन एनर्जी क्या करेगा, इस वायर में हीट प्रोड्यूस करेगा। मतलब इसे समझेंगे कैसे, ये वायर धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, ठीक है। तो कितना एनर्जी का लॉस होगा, कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में स्पेशली डायरेक्ट पूछ देगा, ये पूरा सिस्टम बना देगा या आपको लैंग्वेज में लिख देगा, पूछेगा फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ही आपको समझा सकता हूँ कि लॉस कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लॉस देखने के लिए आप एक सिस्टम मान लो इसे, ठीक है, इसका C1 कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, ठीक है। तो क्या आप इनिशियली एनर्जी बता सकते हैं, टोटल एनर्जी? अगर पोटेंशियल इसका V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो इसका एनर्जी कितना रहा होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, याद है ये फॉर्मूला, हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसका एनर्जी, ठीक है। हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किए लास्ट क्लास में, ठीक है। यही आ रहा था, 3 फॉर्मूला आ रहा था ना, Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू Q इंटू V। ये तीनों में से कौन सा यूज कर रहे हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर, ठीक है। और इसका एनर्जी क्या होगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हम लोगों को पूरे सिस्टम का टोटल एनर्जी इनिशियली नहीं पता चल जाएगा, कि सेपरेटली इस पे अगर Q1 चार्ज दिए और इस पे सेपरेटली Q2 चार्ज दिए, तो इसका एनर्जी, पहले का एनर्जी ये है, दूसरे का एनर्जी ये है, ठीक है। पहला का एनर्जी क्या है, ये, और दूसरा का एनर्जी क्या है, ये। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, वी कैन सिंपली ऐड देम, दोनों को ऐड कर दिए तो ये टोटल एनर्जी हो गया इनिशियली, ठीक है, इनिशियल टोटल एनर्जी। और जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो फाइनली एनर्जी क्या होगा, कैसे चेंज आएगा, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो, इसका V है और इसका भी V है, तो फाइनली क्या होगा, C1 V स्क्वायर, और यहाँ भी C2 V स्क्वायर हो जाएगा, ये फाइनल एनर्जी हो जाएगा। लॉस इन एनर्जी आप लोग कैसे निकालते हो, अगेन लॉस कैसे निकालोगे, इनिशियल माइनस फाइनल ना, लॉस कैसे निकालोगे? देखिए पूरा क्लास 11th हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करते आ गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा करना पड़ रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत झिझक हो स्टार्टिंग में, लेकिन आप लोग भी सीख जाओगे, समझ जाओगे कि वहां पे हमेशा गेन हो रहा था, ठीक है, राइज हो रहा था हर चीज। यहाँ पे अगर घट रहा है, कोई चीज घट रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों को पता चला कि स्टार्टिंग में एनर्जी कितना था, टोटल एनर्जी हाफ C1
V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। और जब कनेक्ट कर दिए तो ऑब्वियसली जो चार्ज को इधर से उधर जाना था चला गया, पोटेंशियल को सेम कर दिया। अब फाइनली इक्विलिब्रियम में है, तो अब कितना एनर्जी है, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये अब फाइनल एनर्जी है। तो लॉस इन एनर्जी अगर निकालना है, ठीक है, ये चीज मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि लॉस ही होता है, एनर्जी में गेन नहीं होता है, ठीक है, आगे चल के प्रूफ कर दूंगा। पहले ये देख लीजिए कि लॉस अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे या फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, जल्दी से सोचो। लॉस निकालना है तो इनिशियल माइनस फाइनल या Initial फाइनल minus माइनस final. इनिशियल। माइनस फाइनल। एग्जैक्टली, इनिशियल माइनस फाइनल। तो हम लोगों का हेडिंग ये है, हम लोगों का हेडिंग है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बिफोर कनेक्शन ये टोटल एनर्जी है, आफ्टर कनेक्शन ये टोटल एनर्जी है। अब वी हमसे देखा नहीं जा रहा है, पता नहीं वी कहीं पे भी देखते हैं, मुझे वो फॉर्मूला लिख देने का मन करता है। वी क्या है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ से वी, ये बाकी हाफ, ये कॉमन क्या जाएगा, वी कॉमन चल जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर कॉमन चल गया, तो वी का जगह में ये लिख के इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना मिलेगा आपको, कुछ इतना मिल रहा है, राइट। देख लो, ये यहाँ से और ये नीचे स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर के लिए एक कट जाएगा, तो नीचे बिना स्क्वायर वाला बन जा रहा है ये। मतलब आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आप खुद से देख सकते हैं कि ये सब हो रहा है, ठीक है। अब क्या, बिफोर मिल गया, आफ्टर मिल गया, क्या करें, सिंपली माइनस कर देंगे और हम लोगों को लॉस मिल जाएगा, राइट। तो देखिए, therefore loss of energy due to sharing of charge, लॉस कितना हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल, दिखाई दे रहा है, इनिशियली Excuse me, इतना मिला। यस सर 1 मिनट, मैं स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये स्क्वायर कैसे आया? कहाँ पे, V के ऊपर अभी मैंने स्क्रीन पे ये वाला। अच्छा ये, ओके। इस पे मान लो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। ये कंडक्टिंग स्फीयर पे अगर चार्ज Q है और पोटेंशियल V है, इसका कैपेसिटेंस अगर C है, तो कल के क्लास में हम लोग एनर्जी देखे, एनर्जी इक्वल टू हम लोगों को मिला Q स्क्वायर अपॉन 2C, यही एनर्जी इक्वल टू मिला हाफ CV स्क्वायर, यही एनर्जी मिला हाफ QV। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला, क्योंकि पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। पहले पोटेंशियल V1 V2 था, कनेक्शन के बाद पोटेंशियल V हो गया, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से रिलेटेड ये फॉर्मूला यूज कर, तो फॉर्मूला ही में तो स्क्वायर है, ओके ओके, ठीक है। सो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, ये लॉस इन एनर्जी मिला या चेंज इन एनर्जी, जो भी बोल सकते हैं, बस ये याद रखना होगा कि कैसा होता है, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल की है। अब देखिए ये चीज है, इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं हम लोग, ये मान के चल रहे हैं कि लॉस्ट हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव आया, ठीक है, इसका मतलब हम लोगों का बात सही है। लेकिन अगर नेगेटिव आया, इसका मतलब हम लोगों का बात फिर भी सही है, जस्ट ऑपोजिट इसका। क्या है, लॉस नहीं होगा, गेन होगा, ठीक है। तो हम लोग ये माइनस ये कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि लॉस होता है, ठीक है। मान लो एग्जाम में आप भूल जाओ, ठीक है, मान लो एग्जाम में आप भूल जाओ कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। आप मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया, आपको कुछ याद नहीं रहा है कैपेसिटेंस का, ऐसा कुछ है, आप रिवाइज करना भूल गए, तो आप क्या करोगे, सिंपली एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी को घटा दोगे, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियली अगर आप कर दिए और लास्ट में जस्ट आपके आंसर के सामने में एक बड़ा सा नेगेटिव आपको दिखाई दे, तब आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हम तो फाइनल माइनस इनिशियल किए, मतलब हम गेन पकड़ के चले थे, ये गेन नहीं है, ये लॉस है। तो आप वो पूरा का पूरा आंसर शीट में वो कट नहीं करोगे, सिंपली नीचे पॉइंट लिख दोगे कि हेंस देयर इज ए लॉस इन एनर्जी नॉट गेन इन एनर्जी, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, एक रफ शीट लेके आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ऑब्वियसली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप पुट करोगे, उसके बाद नीचे एलसीएम लोगे, हाफ कॉमन भी ले सकते हो, उसके बाद एलसीएम C1 प्लस C2 लोगे, उसके बाद ऊपर ये खुलेगा तो 3 टर्म आएगा,
ये इससे मल्टीप्लाई कर होगा तो कितना टर्म आएगा, 4 टर्म आएगा टोटल, ऊपर 60 टर्म आएगा, कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, कैंसिल करोगे जो भी कैंसिल हो रहा है बाकी कॉमन लोगे और फाइनली आपको ये टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये बीच का जो स्टेप्स है वो होमवर्क रहा, आप करके देख लेना ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एनर्जी जो मिला वो कितना है, एनर्जी जो मिला वो है हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा सब कुछ वैल्यूज दे दे, C1 C2 का वैल्यू दे दे और V1 V2 का वैल्यू दे दे और डायरेक्ट पूछे कि अगर दोनों को कनेक्ट करेंगे तो लॉस इन एनर्जी कितना है, या क्वेश्चन को घुमा दे कि वायर कितना हीट होगा। ऑब्वियसली लॉस इन एनर्जी का जो वैल्यू होगा वायर में कितना हीट, हीट क्या है, एक एनर्जी है राइट, कितना हीट होगा वही सेम वैल्यू आएगा। तो आप लॉस इन एनर्जी या हीट जो भी पूछे ये फॉर्मूला अप्लाई करके सिर्फ वैल्यूज को पुट करके डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और ऑप्शन चेक कर सकते हैं राइट। अब क्या लॉस हुआ या नहीं ये चीज देखते, क्या ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिंपल मैथ्स का रूल यूज करके बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका रीजन क्या, हाफ का वैल्यू पॉजिटिव है, C1 C2 हमेशा पॉजिटिव होगा। V1 माइनस V2 का जो भी वैल्यू हो, ठीक है, V1 माइनस V2 का जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे स्क्वायर है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है राइट। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या हम लोगों को मिला पॉजिटिव, इसका मतलब हम लोग जो सोचे थे वो सही सोचे थे, इनिशियल माइनस फाइनल करके पॉजिटिव वैल्यू ला रहा है, इसका मतलब हम लोग जो सोचे थे वो सही सोचे थे, देयर इज अ लॉस इन एनर्जी। ठीक है, hence there is always a loss of energy in the electrical field of the conductors due to sharing of charges। ठीक है, एनर्जी का लॉस किस तरह से होगा, एनर्जी का लॉस किस तरह से होगा, ऑब्वियसली फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड, ये भी हम लोग आगे चल के प्रूव करने वाला है। ठीक है, दिस लॉस ऑफ एनर्जी कन्वर्ट्स इन हीट एनर्जी इन द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, कंडक्टिंग वायर में ये लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि समटाइम लाइट एंड साउंड, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको पॉइंटेड कंडक्टर जब पढ़ाया जाएगा आने वाला क्लासेस में तो आपको पता होगा कि अगर कुछ ऐसा वायर से आप कनेक्ट कर दो और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है, V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, और अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लो कंडक्टिंग पॉइंट्स, तो यहाँ से स्पार्क भी निकल सकता है। ठीक है, तो समटाइम्स जो एनर्जी वो स्पार्क कहाँ से आ रहा है, लॉस इन एनर्जी उस स्पार्क में जा रहा है। ठीक, क्लियर है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग बताओगे, क्वेश्चन ये है कि अगर हमने क्या मान के चला कि ये V1 है और ये V2 है, V1 इज ग्रेटर देन V2 है। ठीक है, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। ठीक है, तुरंत आंसर नहीं चाहिए, 1 सेकंड कम से कम सोचिएगा, 1-2 सेकंड। सो अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करे तो एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। कब, जब हमने माना है V1 इज ग्रेटर देन V2। अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 हो तो क्या एनर्जी लॉस होगा या गेन होगा, ये बताइए, सोच के बताना। हमने ये चीज प्रूफ कर लिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2 अगर हो तो ऑब्वियसली V1 से V2 की तरफ चार्ज जाने लगेगा, और जब तक जाएगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। ठीक है, हेंस लॉस इन एनर्जी हम लोग पता किए। लेकिन अगर V2 V1 से ज्यादा हो तब एनर्जी में लॉस होगा या गेन होगा, सर लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। बताइए, बाकी लोग भी बताइए। ओके, आंसर्स आ रहा है, और बाकी लोग सुन के नहीं बोलना है, अपना दिमाग भी यूज करना है। ओके, आंसर इज लॉस होगा। इसका रीजन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सा रीजन है। सी V1 इज ग्रेटर देन V2 है, इसका मतलब कुछ चार्ज V1 से V2 की तरफ गया तो वायर गर्म हो गया। ठीक है, V2 इज ग्रेटर देन V1 अगर हो तो इसका मतलब क्या है, कुछ चार्ज V2 से V1 की तरफ जाएगा राइट।
मतलब बी टू ए जाएगा फिर भी तो वायर गर्म होगा, मतलब चार्ज इधर से उधर जाए या उधर से इधर जाए, राइट। कंडक्टिंग वायर तो गर्म होगा ही, क्लास 10 में आपने पढ़ा ही है, राइट, कि ये कंडक्टिंग वायर से जैसे ही कुछ चार्ज जाता है, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम के फॉर्म में आपने पढ़ा है, मतलब करंट पढ़ा है, ठीक है। तो करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टिंग वायर क्या होता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, H=I²RT। तो आई मतलब क्या, Q/T, आप लोग पढ़ चुके हैं ये सारी चीज, मतलब चार्ज है, चार्ज के फ्लो करने से, कंडक्टिंग वायर से चार्ज फ्लो करेगा तो वायर थोड़ा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इधर से वायर में इधर से फ्लो करे चार्ज या इधर से फ्लो करे, मैटर नहीं करता, वायर तो गर्म होगा ही। क्लियर है। और इस चीज को अगर प्रूफ चाहिए मैथमेटिकल, ये हम लोगों का लॉजिकल प्रूफ हुआ, ठीक है, मैं जो बताया। मैथमेटिकल प्रूफ अगर चाहिए तो ऑब्वियसली V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो ये वाला टर्म V1 माइनस V2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या नेगेटिव आने से हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ से तो पता चल रहा है कि गेन हुआ है, क्या ये चीज पता चल रहा है, जल्दी बताइए। नो सर, क्योंकि क्यों? वो स्क्वायर है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, ये तो स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है। क्लियर है, कोई डाउट, कुछ पूछना है? काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और काफी लंबा टॉपिक था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अब क्या करें, नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से समझाते वक्त ही काफी क्वेश्चंस मतलब कर लिया हम लोग, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में अटके तो आप लोग मुझे रेफर कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों के पास इनफ टाइम है नया टॉपिक स्टार्ट करने का, तो चलते हैं, ठीक है। आप लोग पानी वगैरह पी लो, ठीक है, कुछ खाना है तो खा भी सकते हैं, एज ऑनलाइन क्लास एवरीथिंग इज अलाउड। तो फाइनली हम लोग, नहीं 5 मिनट का ब्रेक नहीं है, इन बिटवीन आपको जो करना है कर लो, ठीक है। सो फाइनली हम लोग जो टॉपिक अब तक पढ़े, सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्कस किए कैपेसिटेंस का, राइट, कैपेसिटेंस का, पोटेंशियल का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कॉमन पोटेंशियल का, ये सारी चीज डिस्कशन हुआ, राइट। थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ कि मीडियम पे भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, ये सारी चीज, ठीक। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा एनालॉजी सोचूं, ठीक है, तो क्लास 10 में आपने ये टर्म पढ़ा आर, आर क्या था, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या था, प्रॉपर्टी था, किसका प्रॉपर्टी था, किसका प्रॉपर्टी था, किसी भी कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कॉपर का रेजिस्टेंस कुछ कम होता है, इसलिए कॉपर वायर अच्छा वायर है, ठीक है। एल्युमिनियम का कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, इसलिए एल्युमिनियम वायर का कंपैरेटिवली कॉस्ट भी कम है, ठीक है। सबसे अच्छा कौन है, सिल्वर एंड गोल्ड, इसलिए सिल्वर या गोल्ड का अगर वायर बनाया जाए तो वो सबसे अच्छा है, हो सकता है आपका बिजली का बिल भी कम कर दे वो, लेकिन इसका कॉस्टिंग ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग पढ़े थे कि आर क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, राइट। लेकिन साथ ही साथ हम लोग एक एलिमेंट पढ़े थे, रेजिस्टर, वो क्या था, रेजिस्टर क्या था, ये तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सर्किट एलिमेंट था, जो इसका बेस्ट नाम है वो है सर्किट एलिमेंट। रेजिस्टर क्या था, सर्किट एलिमेंट, और इसका डेफिनेशन ही ये था, ये एक ऐसा सर्किट एलिमेंट है, ये या एक ऐसा अरेंजमेंट है, या ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को रोकता है, राइट, करंट को अपोज करता है, रेजिस्टर, ठीक है। तो ये एक सर्किट एलिमेंट था, ठीक है। तो जानते हैं सर्किट एलिमेंट क्या है, ठीक है। सर्किट एलिमेंट आपका जितना भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है सामान, जैसे आपके मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टीवी हो गया, ठीक है, ये सारा चीज जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, रेडियो हो गया वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारा सर्किट एलिमेंट यूज होता है, ठीक है। हम लोगों को क्लास 12 में काफी अच्छा अच्छा सर्किट एलिमेंट पढ़ना है, ठीक है, और काफी डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला सर्किट एलिमेंट तो हम लोग पढ़े अब तक, जब से स्टार्ट हुआ क्लास 12, ठीक है। पहला पढ़े
अभी तक एक्चुअली कुछ पढ़े ही नहीं है ना, सर्किट एलिमेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े, तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या सब पढ़ना है। ठीक है, हम लोग कैपेसिटेंस पढ़े, क्या कैपेसिटेंस एक सर्किट एलिमेंट है। म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट हुआ है। अभी तक हम लोग सर्किट एलिमेंट नहीं पढ़े, ठीक है, क्योंकि हम लोग कैपेसिटेंस पढ़े अब तक। कैपेसिटेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, लेकिन रेजिस्टर क्या है, एक सर्किट एलिमेंट है। हम लोग थोड़ा बहुत हम लोगों के पास आइडिया है कि रेजिस्टर एक सर्किट एलिमेंट है। आपके मोबाइल में, आपके टेलीविजन में, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में रेजिस्टर लगा रहता है। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो आपका क्लास 10 में होगा, लेकिन क्लास 12 में हम लोग इसका पूरा का पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये होता क्या है, ये कैसे रेजिस्ट करता है, इससे रिलेटेड सारा का सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह हर एक चीज। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना क्या है, कैपेसिटर। ये एक सर्किट एलिमेंट है, मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैपेसिटर भी रहता है। ये एक्चुअल में एक ऐसा एलिमेंट, जैसे रेजिस्टर क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जो करंट को रोकता है, ठीक है, अपोज करता है। कैपेसिटर एक ऐसा सर्किट एलिमेंट है जो चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम लोगों को पढ़ना है, उसका नाम है इंडक्टर। इंडक्टर, ये जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, मोस्टली मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जो लगभग लास्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म का, तो वहाँ पे इंडक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सो मेनली क्लास 12 में हम लोगों को ये 3 सर्किट एलिमेंट का डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। रेजिस्टर का प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस, इंडक्टर का प्रॉपर्टी इंडक्टेंस। ठीक है, ये 3 चीज पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा भी छोटा मोटा कुछ सर्किट एलिमेंट पढ़ना है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स के सेमीकंडक्टर चैप्टर, जो कि क्लास 12 का लगभग लास्ट चैप्टर है, वहां पे भी पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे डायोड। ठीक है, डायोड क्या होता है, ठीक है, डायोड स्विच कैसे, ऐसा कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेनली डायोड क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए सर्किट एलिमेंट में मैं ये भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो क्लास 12 में मेनली हम लोगों को 4 पढ़ना है। ठीक है, 4 सर्किट एलिमेंट पढ़ना है। ठीक है, इससे आप लोग जब देखोगे ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब खुलेगा, तो आप पहचान सकते हैं, अच्छा ये रेजिस्टेंस है, सॉरी ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये डायोड है। ठीक है, जब क्लासेस स्टार्ट होगा, मैं ट्राई करूंगा कि हर एक चीज लेके आके आपको एक बार शो कर दूं। ठीक, अदरवाइज आप लोग कभी भी नेट पे टाइप कर ही सकते हैं और देख सकते हैं इमेजेस। ठीक है, सो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड डायोड, ये क्लास 12 में हम लोग 4 सर्किट एलिमेंट पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, इसके बाद वाले चैप्टर में जो कि इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टर, उसके बाद मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टर, और उसके बाद लास्टली मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डायोड पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 सर्किट एलिमेंट है। ठीक है, समझ के रखिए, सर्किट एलिमेंट मतलब क्या, वो सारा अरेंजमेंट या डिवाइस बोल सकते हैं, छोटा छोटा डिवाइस बोल सकते हैं, ये सब कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है। ठीक है, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, सो कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, अगर एकदम बेसिक डेफिनेशन का बात करें, अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट बाय व्हिच द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ चार्ज। सबसे अच्छा होगा स्टोरेज ऑफ चार्ज बोलने की जगह स्टोरेज ऑफ एनर्जी बोलना। ठीक है, ये क्या किस लिए यूज होता है कैपेसिटर, एनर्जी को स्टोर करने में। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एनर्जी को स्टोर कैसे करेगा, चार्ज को स्टोर करके ही तो एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, इसलिए स्टोरेज ऑफ चार्ज या स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जो भी बोलो 100% ट्रू है। ठीक है, सो कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है बेसिकली, जो कैपेसिटेंस किसी, मतलब जो उस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस को बढ़ा दे। तो सबसे पहले तो सवाल ये आएगा कि सर अब तक तो आपने कहा कि इस पे अगर चार्ज क्यू है, और इस पे अगर चार्ज क्यू है, और इसका कैपेसिटेंस सी है, और इसका पोटेंशियल वी है। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है।
क्या कैपेसिटेंस बढ़ाना संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि कैपेसिटेंस बढ़ा दे? द आंसर इज यस, यस यस। आंसर आंसर इज यस। कैपेसिटेंस को हम लोग बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक बार कैपेसिटेंस बन गया तो ऑब्वियसली, आप जिसने भी नो कहा उसका कॉन्सेप्ट सही है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। लेकिन कब बढ़ाया या घटाया जा सकता है? कैपेसिटेंस कांस्टेंट तब होगा जब अरेंजमेंट हो चुका है। एक बार आप अरेंजमेंट कर दिए, एक कंडक्टर ले लिए इतना रेडियस का, तो ऑब्वियसली इसका कैपेसिटेंस फिक्स हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन कैपेसिटेंस को आप बढ़ा सकते हो कैसे? जब आप अरेंजमेंट कर रहे हो, आप रेडियस को थोड़ा सा ज्यादा लो, तो कैपेसिटेंस कंपेरेटिवली बढ़ गया, ठीक है। सो एक बार अगर अरेंजमेंट हो चुका है तो कैपेसिटेंस, उसका स्टैंप लग गया कि इतना कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस है। लेकिन इन बिटवीन जब आप प्रोसेस में हो, आप जब अरेंज कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ करोगे, आप चाहोगे कि कैपेसिटेंस किसी तरह से ज्यादा मिले, ज्यादा मिले, तभी तो आपको फायदा है, राइट? तभी तो आपको फायदा है, कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो आप अरेंजमेंट देखोगे, ठीक है। सो अब आने वाले लेक्चर्स में आप वही सारा अरेंजमेंट देखोगे कि क्या क्या प्रोसेस है कैपेसिटेंस बढ़ाने का, ठीक है। इसका मतलब अब तक कैपेसिटर रेडी नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोगों के पास बस बस कुछ मटेरियल्स दिया हुआ है, और हम लोग उससे उससे जस्ट कुछ ये कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं कैसे कैसे कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, और फाइनली कैसे कैसे कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट ये जान लो कि कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कैपेसिटेंस उस कंडक्टर का बढ़ा दे, ठीक है। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये अगर याद ना रहे, तो इससे इजी डेफिनेशन ये है, 100% ट्रू डेफिनेशन है, आप ये एग्जाम में लिख के आना। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट व्हिच कैन स्टोर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, या सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज की जगह में आप एनर्जी भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये याद रहेगा एटलीस्ट। अ कैपेसिटर is an arrangement which can store a certain amount of energy or charge, ठीक है, ये याद रहेगा एटलीस्ट। क्लियर है? सर ये याद रहेगा ना? किसमें सर? यस। सर अरेंजमेंट के बजाय डिवाइस नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल में जो कैपेसिटर होता है, जैसे कि आप लोगे तो देखोगे कि एक कंडक्टर लिए है, उसके बगल में एक और कंडक्टर लिए है, और बीच में कुछ लिए है, मान लो कि यहाँ पे इंसुलेटर डाल दिया है, तो इसे आप एक पूरा का पूरा डिवाइस बोलने को बोल सकते हैं। लेकिन क्या 100% डिवाइस ही बोलना चाहिए? नहीं, जस्ट एक अरेंजमेंट बोलने से काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे एक डायपोल का अगर बात करें, तो डायपोल क्या है? एक अरेंजमेंट है, इधर पॉजिटिव चार्ज लिए, इधर नेगेटिव चार्ज लिए, ठीक है। तो क्या ये डिवाइस होना चाहिए? नहीं, ये जस्ट अरेंजमेंट है कि चार्ज क्या होना चाहिए? एक स्मॉल डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। तो ओके डिवाइस बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है अरेंजमेंट बोलना, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब सजावट, कहाँ पे कैसे कौन सा एलिमेंट को रखे है, कंडक्टर को कैसे रखे है, कहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ नेगेटिव है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके So ये डेफिनेशन याद रखिए। अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट व्हिच कैन स्टोर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज और एनर्जी, जो भी बोलिए, ठीक है। अब कैपेसिटर का यूज क्या है ये देखिए। सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिक्वायर, ये हम समझा चुके थे लास्ट क्लास में, किसी ने डाउट पूछ लिया था, तो यही बात मैंने कहा था। सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिक्वायर वेरी हाई करंट टू स्टार्ट देम, ठीक है। क्यों स्टार्ट करने में किसी किसी डिवाइस को बहुत हाई करंट का जरूरत पड़ता है? क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे आपका घर का मोटर रखा हुआ है, ठीक, जो पानी का पंप है, मोटर है, ठीक है। अब ऑब्वियसली मोटर के अंदर में क्या है? कॉयल है, और काफी हेवी सा रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही इसको करंट मिलेगा, ठीक है, हो सकता है कि अगर करंट का वैल्यू कम हो तो इसे ये स्टार्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली ये रुका हुआ है, और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है। क्लास 11 में हम लोग इतना डिटेल में पढ़े हैं कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन का वैल्यू कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक है, काइनेमेटिक है, या डायनेमिक है? सब पढ़े हैं ना? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे ज्यादा वैल्यू है, राइट। सो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पे, इसको ओवरकम करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट का करंट चाहिए, ठीक है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे करंट को हम लोग बढ़ा के इसका एनर्जी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब डिस्कशन रखा हुआ है। अभी के लिए जस्ट ये जानो कि किसी किसी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए
ह्यूज अमाउंट का क्या चाहिए होता है, करंट चाहिए होता है, ठीक है, लाइक फैन, मोटर एटसेट्रा, ठीक है। कैपेसिटर जिसका नाम कंडेंसर भी है, ठीक है, जब भी फैन का ये कैपेसिटर खराब होगा तो आप मार्केट में जाके कैपेसिटर बोलोगे तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिकल ये मतलब स्टोर है वो समझ भी ना पाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप अगर कंडेंसर उसे बोलोगे तो उसको समझ में आ जाए, अच्छा ये फैन का ही है, क्योंकि ये मार्केट में ये नाम चलता है, ठीक है, कंडेंसर, ठीक है। लेकिन कंडेंसर यूज करना उतना सही नहीं है, क्योंकि कंडेंसर बहुत तरह का होता है, ठीक है। जैसे कि आपके एसी में और फ्रिज में भी कंडेंसर लगा रहता है, ठीक है। लेकिन वहाँ जो कंडेंसर है और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर को कंडेंसर बोल, दो अलग अलग चीज है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैपेसिटर ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको खरीदने जाना है तो आप कंडेंसर यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि फैन का कंडेंसर, ठीक है, ये सर। सो कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर है। कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस सडनली, ठीक है। सडनली क्या करता है, एक बार में सप्लाई कर देता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखिए कि आपका मोबाइल एक बैटरी से चल रहा है, राइट, और वो मोबाइल का जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे कितना लाइट ला सकते हैं, स्क्रीन पे आप कितना लाइट ला सकते हैं, ऑब्वियसली आप फुल ब्राइट कर दोगे, ब्राइटनेस को एकदम फुल कर दोगे तो वो बैटरी से लिया, ठीक है, बैटरी से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा लेगा और ऑब्वियसली ज़्यादा ये ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली जब ब्राइटनेस इंक्रीज होगा तो आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा हाई ब्राइटनेस पे रखोगे तो बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है। ये नोटिस किए, बहुत लोग इसी वजह से ब्राइटनेस को बहुत लो करके रहते हैं, क्यों, ताकि आपका बैटरी ज़्यादा यूज ना हो, ठीक है। असल में यूज क्या हो रहा है, यूज बैटरी हो रहा है या बैटरी के अंदर जो एनर्जी है वो यूज हो रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है, किसके फॉर्म में यूज हो रहा है, चार्ज के फॉर्म में यूज हो रहा है, राइट। लेकिन सेम बैटरी इतना ह्यूज अमाउंट का फ्लैश जो होता है, जो आप फोटो क्लिक करते वक्त यूज करते हैं, ठीक है, तो इतना ह्यूज अमाउंट का फ्लैश कैसे देता है, इवन आप रात के टाइम में भी फोटो लोगे तो इतना क्लियर फोटो, अगर अच्छा फोन है आपके पास, ठीक है, तो इतना क्लियर फोटो आ जाता है, क्यों, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लैश कहाँ से आया, कहाँ से आया, सोचिए। बैटरी। क्योंकि सर वो सडनली देते हैं। एग्जैक्टली मोबाइल में कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर कुछ चार्ज को अपने अंदर स्टॉक करके रखता है, ठीक है। एक काम करो, इसे आप सिंपली एक एक्सपेरिमेंट के जरिए भी देख सकते हैं, ठीक है। आप फोन का कैमरा ऑन करो और उस पर, मतलब अभी नहीं करना है, ठीक है, अभी तो आप लेक्चर देखो, फोन का कैमरा ऑन करो, उस पर फ्लैश को ऑन करो, ठीक है। आप एक साथ 2 बार फोटो क्लिक करो, ठीक है, फ्लैश ऑन रखते हुए 2 बार वो क्लिक बटन को क्लिक करो, ठीक है। तो क्या आपका 2 फोटो आएगा, मेरे ख्याल से नहीं। क्यों पता है, ये चीज का भी रीजन हम लोगों को आने वाले लेक्चर में पता चलेगा। इसका रीजन क्या है, ये नहीं कि आपका मोबाइल स्लो है, रैम कम है, ये सारा रीजन नहीं है। रीजन ये है कि एक बार कैपेसिटर जब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो जैसे ही फ्लैश आपने एक फोटो क्लिक किया, ये सडनली सारा का सारा चार्ज दे देता है, ऑलरेडी बैटरी से तो चार्ज ले ही रहा है, कैपेसिटर एक बार में बहुत सारा चार्ज दे देता है तो फ्लैश चलता है, ठीक है। अब सर कैपेसिटर, एक सेकंड सुन सर लीजिए, अच्छा। फ्लैश एक बार जल चुका है, ठीक है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। अब कैपेसिटर को फिर से बैटरी से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज ले लेके स्टोर करना होगा, उसके बाद ही आप सेकंड फ्लैश स्टार्ट मतलब यूज कर सकोगे, ठीक है। मतलब एक बार में 2 3 4 बार या 10 बार क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 बार तुरंत तुरंत फ्लैश जल जाएगा, ठीक है। इसका रीजन ये है, कैपेसिटर को चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। हो सकता है कि एक फोटो क्लिक किए उसके जस्ट 1 सेकंड के बाद आप फोटो क्लिक कीजिए तब हो जाए, लेकिन तुरंत अगर प्रेस कर दो, 10 बार कर दो तो 10 बार नहीं होगा, फ्लैश नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है। जी पूछिए। सर जो फोन में टॉर्च होती है वो तो फ्लैश लाइट से ही जलती है, वो तो लगातार जलती रहती है। तो वो अलग बात है, मतलब टॉर्च जो होती है वो बैटरी, अब उसमें कैपेसिटर का काम ही नहीं है, कैपेसिटर का एक कंडीशन है कि एनर्जी एंड सप्लाई इट, देखिए, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है
कैपेसिटर कुछ एनर्जी को स्टोर कर लिया और जहाँ पे जरूरत है, ठीक है, जहाँ पे कैपेसिटर का जरूरत है, ऐसा कोडिंग होता है मोबाइल वगैरह या जो भी चीज है, तो उस पर तो वैसा कोडिंग किया हुआ है कि जब फ्लैश का जरूरत है तब वो कैपेसिटर का यूज करेगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर टॉर्च ही जला दिया है, ठीक है, तो वो तो बैटरी से पूरा का पूरा ले रहा है, 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 चार्ज ले रहा है। आप टॉर्च जला के रखो, चार्ज जल्दी जल्दी जाता रहेगा, ठीक है। तो उसमें कैपेसिटर उस टाइम में ऑफ रहता है, कैपेसिटर का काम ही नहीं है। कैपेसिटर तब काम में आएगा जब अचानक से सडनली आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगे, ठीक है। ठीक है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अब ये काम होता कैसे है, ठीक है, मतलब वो अरेंजमेंट होता कैसे है, ये चीज को समझ लेते हैं। आज के क्लास के लिए यही काफी होगा। यस, तो सबसे फेमस टाइप का कैपेसिटर जो कि 90% हम लोगों का सिलेबस कवर करता है कैपेसिटेंस चैप्टर का, ठीक है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। चांसेस आर कि अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, ठीक है। 80 to 90% चांसेस है कि इसी से क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब ये उन बातों को याद रख के या उन बातों को ध्यान में रख के बनाया गया है जिन बातों से हमने जाना कि स्फेरिकल कंडक्टर एज ए कैपेसिटर सुइटेबल नहीं है, क्यों, ठीक। पहला तो रीजन ये था कि कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत कम था। दूसरा रीजन था एनर्जी इंफिनिटी तक बाउंड, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड था, इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। अगर बाउंडेड कर पाए, ठीक है, आगे चल के हो सकता है कि अगर ये रहे टाइम रहे तो हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर भी पॉसिबल है, अच्छा हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एक कंडक्टिंग स्फेयर से नहीं, दो कंडक्टिंग स्फेयर से, ठीक है। ये सब भी हम लोग आगे चल के डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल कंडक्टिंग स्फेयर अच्छा कैपेसिटर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका एनर्जी बाउंडेड नहीं है और कैपेसिटेंस का वैल्यू कम है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा अरेंजमेंट किया करें जिससे कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाए और एनर्जी भी बाउंडेड रह जाए, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, ठीक, दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, ठीक है। एक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरे को नेगेटिव चार्ज देते हैं, ठीक है। एक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरे को नेगेटिव चार्ज देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ना। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाता है, राइट। पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाता है। तो कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज इस पे क्यू आया और इस पे कितना नेगेटिव चार्ज आया, माइनस क्यू आया। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखिए ऐसे है, दो प्लेट के बीच में ऐसे है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या था, वहां पे प्रॉब्लम ये था कि एनर्जी बाउंडेड नहीं था। और यहाँ पे देखिए एनर्जी, वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि दो प्लेट अगर लेंगे, एक को पॉजिटिव चार्ज दिए और एक को नेगेटिव चार्ज दिए, तो एनर्जी क्या हो गया, बाउंडेड रह गया। दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में, पॉजिटिव में से निकला नेगेटिव में, ठीक है। समझ में आया? और एक बार एक्सप्लेन करिएगा अगेन। यहाँ पे एनर्जी बाउंडेड हो गया, दो प्लेट्स के बीच में एनर्जी बाउंडेड हो गया, तो हम लोगों का फायदा हो गया। वहाँ पे वो डिसएडवांटेज था कि एनर्जी बाउंडेड नहीं था। हम लोग दो प्लेट के बीच में एक को पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को नेगेटिव चार्ज देके क्या कर दिया, एनर्जी को बाउंड कर दिया, ठीक है। अब सवाल ये आप पूछ सकते हैं, सर एक को पॉजिटिव चार्ज देंगे, दूसरे को नेगेटिव चार्ज देंगे, ये देंगे कैसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये देंगे कैसे, ये कुछ इस तरह से देंगे। ये देखिए कि अगर एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लेट में भी बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव, मतलब पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, जस्ट हम लोग कनेक्ट किए हैं। तो प्लेट्स में क्या होता है, प्लेट्स तो कंडक्टर होता है, राइट, और उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सब का सब नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आने लगेगा, ऐसे, तो ये इधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा और इस प्लेट में एक्यूमुलेट होने लगेगा, इस वाले प्लेट में एक्यूमुलेट होने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट होके इधर इस प्लेट में आने लगेगा। अब खुद सोचिए आप कि एक प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है
तो वो प्लेट पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है? दिमाग लगाइए। प्लेट इनिशियली न्यूट्रल होता है, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मे भी केमिस्ट्री में ये सारा चीज आप लोग डिस्कस किए होंगे। पॉजिटिव। प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा ना, प्लेट पॉजिटिव हो जाए, एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम था। एक नेगेटिव अगर बाहर आ जाए तो पॉजिटिव डोमिनेंट हो जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो उसी तरह से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अगर आने लगे तो ये प्लेट तो पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा, राइट। प्लेट क्या होने लगेगा? पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली, ये सर्किट कंप्लीटेड है, इस प्लेट में क्या होने लगेगा? एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो ये प्लेट भी इनिशियली क्या था? न्यूट्रल था, लेकिन ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो इस प्लेट में आके एक्यूमुलेट हुआ, तो ये प्लेट पहले न्यूट्रल था, अब इतना सारा इलेक्ट्रॉन को ले लेके ये प्लेट क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। एग्री? क्लियर है? यस सर। आप लोग बता पाओगे करंट किधर जाएगा? सर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आप लोग जानते हो ना कि क्लास 10 में भी पढ़े थे कि पॉजिटिव एंड से करंट निकलता है कुछ इस तरह से, या अगर ये भी याद ना हो तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। सो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जाएगा, राइट। ये चीज पता है हम लोगों को ना, बैटरी से यस सर। करंट निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल। ये सब चीज डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये चीज समझ में आया, प्लेट को किस तरह से चार्ज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपके मोबाइल में अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो कैपेसिटर का कहीं ना कहीं कनेक्शन बैटरी से जरूर होगा, अदरवाइज चार्ज लेगा कहाँ से वो? आई बात समझ में? यस सर। जी, तो अब हम लोगों को मिल गया। अब इससे फायदा, पहला फायदा तो ये हुआ कि एनर्जी बाउंडेड हो गया। दूसरा फायदा ये हुआ कि एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा नेगेटिव प्लेट है, तो एज ए होल पूरा सिस्टम पे चार्ज क्या हो गया? हम लोग यहाँ जीरो। इक्वल माने हैं, लेकिन पूरा सिस्टम पे एज ए होल मान लो इक्वल ना हो तो बहुत कम होगा। इतना कम होगा, जीरो के बराबर। मतलब कि अब ये चार्ज ले सकता है, राइट। चार्ज कम हो जाना मतलब पोटेंशियल घट जाना, पोटेंशियल घट गया है, इसका मतलब इस पे आप चार्ज दे सकते हैं। आप तो यही चाह रहे थे ना, पोटेंशियल कम हो जो इस पे चार्ज ला ला के भर दे। तो ये सारा फायदा है, ठीक है। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन जान रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा डिस्कशन अब पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर एट द मोमेंट और नीडेड किस टाइम। क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका? पूछ सकते हैं आप, अगर कुछ पूछना है तो। जी, अगर ये दो कंडीशन क्लियर है कि क्योंकि एक में पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन के मतलब ये दो चीज क्लियर है तो आपको पता चल गया होगा कि एनर्जी बाउंडेड हो गया। अब ये एनर्जी का हम लोग यूज कर सकते हैं अपना तरीके से, ठीक है। और दूसरा ये है कि क्योंकि एक में पॉजिटिव है दूसरा में नेगेटिव है, नेट चार्ज एज ए होल घट जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल घट जाएगा, इसका मतलब इस पे कुछ और चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब क्या? एक ऐसा कैपेसिटर क्या? एक अरेंजमेंट है, राइट। तो एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो प्लेट यूज हो और दोनों पैरेलल हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए कि थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि ये जो प्लेट है ये कितना लंबा हम लोग ले, ये प्लेट हम लोग कितना लंबा ले। सो आइडियली ये प्लेट हम लोग इनफाइनाइट लेंथ का लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन मैं बताना चाहूंगा कि फिजिक्स का इंफिनिटी मैथ्स वाला इंफिनिटी नहीं है, ठीक है। फिजिक्स का इंफिनिटी कंडीशनल है, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू है। अब ये इंफिनिटी मतलब प्लेट का लंबाई जो इंफिनिटी है ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये प्लेट का लंबाई जो इंफिनिटी है ये किसके रिस्पेक्ट में है? प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी के रिस्पेक्ट में है। ऑब्वियसली आप खुद सोचिए कि एक बड़ा सा बोर्ड है, ठीक है। तो आप अगर दूर से देख रहे हो तो आपको बोर्ड ये लेंथ का दिख रहा है, ठीक है। अगर एक छोटा सा चीटी है जो यहाँ पे है, ठीक है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा,
उसे क्या ये बोर्ड कम लंबाई वाला दिखेगा या बहुत ज्यादा लंबाई वाला दिखेगा? बहुत ज्यादा लंबाई वाला दिखेगा, राइट। उसके लिए तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चीटी के रिस्पेक्ट में ये लेंथ क्या है, बोर्ड का लेंथ क्या है, इन्फिनिटी है। तो उसी तरह से ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये प्लेट का लंबाई काफी ज्यादा होना चाहिए, इससे एनर्जी ज्यादा बाउंडेड रहेगा और फाइनली हम लोगों का अच्छा खासा कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, इसका डिस्कशन चालू रहेगा। ठीक है, अभी तक जस्ट ये कंडीशन पे भी अभी नहीं आए हम लोग, जस्ट ये कैपेसिटर का डिस्कशन हुआ। एक को पॉजिटिव देते हैं, दूसरे को नेगेटिव देते हैं, कैसे चार्ज देते हैं, बैटरी की मदद से देते हैं। ठीक है, बस इतना हम लोगों को पता चला। इससे फायदा ये होता है कि एनर्जी बाउंडेड रह जाता है और दूसरा कि पोटेंशियल भी घट जाता है। ठीक है, कैसे घटता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ये सारा चीज। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो? ओके, थैंक यू।